साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राथमिक के अंदर जीके और करंट अफेयर्स के 30 नंबर की श्रृंखला में आज आप सभी की श्रृंखला कौन सी होने वाली है? आज आप सभी की श्रृंखला होने वाली है 7 नंबर की। है वीडियो लगातार आप सभी को मैंने उपलब्ध करा दिया है और आप सभी लोगों ने वीडियो को देखना भी शुरू कर दिया है। जबरदस्त तरीके से वीडियो को आप लोगों ने अपना प्रेम भी दे दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेशन का प्रारंभ करेंगे हम सभी लोग, पहले नंबर के सेशन पर चलेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और जवाब देना शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिएगा, इतना पर्याप्त अवसर मिलेगा। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किस अनुच्छेद की बात कह रहा है? ये अनुच्छेद 10 की बात, 110 की बात कह रहा है। तो अनुच्छेद 110 किससे संबंधित होगा? तो अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से संबंधित होगा। कौन से विधेयक से संबंधित होगा भाई? धन विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 110। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप सभी का? करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाता है बी विकल्प। एडिशनल जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसको लेना होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ये भी बात याद रखिएगा। और 112 अनुच्छेद की बात करें तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, बजट से संबंधित होता है। और अनुच्छेद 108 जो होता है वो संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित होता है। तो जितनी भी जानकारियां आपको अलग से दिख रही हैं, ये सभी जानकारियां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। आइए दूसरे नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे। कह रहा आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुचर्चित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय के कार्यकाल में लागू किया गया था? इसकी बात कह रहा है, ये कौन से सवाल की बात कह रहा है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात कह रहा है, किस वायसराय के कार्यकाल में ये लागू किया गया था? विकल्प में है लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी विकल्प। कौन सा? सी विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। इससे संबंधित एडिशनल जानकारियों की तरफ चलेंगे। वर्नाक्यूलर एक्ट की बात करें अगर हम, तो वर्नाक्यूलर जो एक्ट है वो देसी भाषा प्रेस अधिनियम इसी को कहा जाता है। 1878 में लॉर्ड रिटन द्वारा लागू किया गया था। आगे समझिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाना था, विशेषकर अमृत बाजार पत्रिका। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट आया था उसमें मुख्य तौर पर किसको कंट्रोल करना था? अमृत बाजार पत्रिका को मुख्य रूप से कंट्रोल करना था। मुंह बंद करने वाले अधिनियम, मुंह बंद करने वाले अधिनियम भी इसको कहा जाता है। और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को निरस्त कर दिया। तो किसने निरस्त किया था यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे निरस्त कर दिया था और लॉर्ड लिटन ने ही 1878 में आर्म्स एक्ट यानी हथियार अधिनियम भी लागू किया था। तो सभी पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले सवाल पर। तीसरे सवाल में कह रहा कि उत्तर प्रदेश में श्रम एवं रोजगार से संबंधित बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर स्थित है? कौन से श्रम संस्थान की बात कह रहा है ये? बेबी गिरी श्रम संस्थान कहां पर स्थित है? विकल्प में है लखनऊ, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज। यहाँ पर आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा नोएडा में ये स्थित है। एडिशनल जानकारी की तरफ चलेंगे तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में स्थित है। यह भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण का एक प्रमुख संस्थान है। नोएडा में ही भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क फिल्म सिटी स्थित है। कानपुर में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान स्थित है। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये सभी जो संस्थान कहाँ पर कौन स्थित है इससे सवाल पूछा जाता है, इसलिए इन सवालों को तैयार किए रहिएगा, वो काम आएगा। आगे देखिएगा, कह रहा चौथे नंबर में, कह रहा वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? कौन से? 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? चीन, कतर, दक्षिण कोरिया, जापान। यहाँ पर आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? जापान में इसका आयोजन किया जा रहा है। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा, जापान में इसका आयोजन किया जा रहा है। और एडिशनल जानकारियों की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे
यहाँ पर देखिएगा 26 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के आइची नागोया शहरों में किया जा रहा है। और इससे पहले जो 19वें एशियाई खेल थे 22-23 में चीन के हांगझोउ में आयोजित किए गए थे, जहां भारत ने ऐतिहासिक 107 पदक जीते थे। 2030 के एशियाई खेल कहां पर होंगे? कतर दोहा में आयोजित किए जाएंगे। 2034 के एशियाई खेल सऊदी अरब रियाद में प्रस्तावित है और पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली भारत में हुए थे। यहाँ पर देख लीजिए करंट वाली बात आ गई, तो करंट में कहां पर आयोजित है? 26 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन जापान के कहां पर हो रहा है? आइची नागोया में हो रहा है। और इससे पहले वाला 19वां कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था। भारत ने 107 पदक जीता था। और 2030 का एशियाई खेल कहां पर होगा? कतर दोहा में। और 34 का एशियाई खेल कहां पर होगा? सऊदी अरब के रियाद में। और पहला एशियाई खेल कब शुरू हुआ था? 1951 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। क्लियर इतने पॉइंट? आगे पॉइंट पर बढ़ेंगे। अगला सवाल आता है कौन सा? भौतिक विज्ञान में प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? लाइट ईयर प्रकाश वर्ष का मापन किसके लिए किया जाता है? तो सभी को इसका उत्तर कंठस्थ होगा। दूरी के मापन के लिए प्रकाश वर्ष इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। खगोलीय दूरी को मापने के लिए कौन सी दूरी? खगोलीय दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये वो दूरी है जहां प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछेगा तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक इकाई होती है, जहां पर एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और समय मापने की मूल इकाई तो आप सभी को पता है, प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई कौन होती है? कैंडेला होती है प्रकाश की तीव्रता को मापने की इकाई। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर आप सभी के सामने सवाल नंबर कौन सा है? 6ठा नंबर का सवाल है। विश्व के भूगोल में वह कौन सी एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी बात कह रहा है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा कांगो नदी हो जाएगा। कांगो नदी जो है ये विश्व में ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है कांगो नदी, जिसे जैरे नदी भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार ये काटती है। और लिम्पोपो नदी की बात करें तो अफ्रीका में ये भी स्थित है, मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया। लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका की मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान दीजिएगा, भारत की कौन सी नदी है? माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और अमेजन नदी जल आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। जल आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिएगा, साथ में कह रहा है कि वर्तमान में यानी 2026 तक विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? वर्तमान में यानी 2026 तक की बात कह रहा है ये कि कौन कार्यरत है किसके? विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? यहाँ पर आप सभी का उत्तर हो जाएगा अजय बंगा हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अजय बंगा साहब हैं। आइए एडिशनल जानकारी की बात करें। विश्व के 14वें अध्यक्ष हैं। इस पद पर पहुंचने वाले पहले अश्वेत और पहले भारतीय अमेरिकी हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन उड्स सम्मेलन में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक हैं। और ये जो गोंजी अकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक हैं। ये बहुत जरूरी तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। चलेंगे 8वें पर। कह रहा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है चुनार ऐतिहासिक रूप से किस उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत पूछे भी जाते हैं और आमतौर पर सभी विद्यार्थियों को पता भी होता है। जो हल्का सा भी जीके जीएस पढ़ेगा उसे ये पता होता है। फिलहाल यहाँ पर आप सभी का उत्तर हो जाता है कौन सा? सीमेंट उद्योग से संबंधित है चुनार। आगे देखेंगे, चुनार क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अपने सीमेंट कारखाने और लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के स्तंभ भी इसी चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। कांच उद्योग की बात करें तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और चमड़ा उद्योग के लिए आप सभी को पता है कानपुर आगरा विश्व प्रसिद्ध है। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है।
9वें पर आइएगा, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक कौन सा? शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है, किस राज्य से संबंधित है? कौन से नृत्य की बात कर रहा है? ये शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है, किससे संबंधित है? यहाँ पर आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा, कहां से? असम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। अब इसके विषय में अगली जानकारी पर चलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य है भारत के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों में एक है, जिसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव मठों में हुई थी। इस नृत्य शैली को महान समाज सुधारक संत श्रीमंत शंकर देव ने शुरू किया था। संगीत नाटक अकादमी ने इसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? मणिपुरी होता है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है। ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, क्योंकि कला जो सेक्टर है ना, वो आपके सिलेबस के अंदर है, तो सवाल बनते हैं इससे। आगे देखेंगे, सवाल आता है 10वें नंबर का। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो पहले संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। पहला, यहाँ पर विकल्प आपका जो पहला लिखा हुआ है ना, एक लिख करके ला लिखा है, उसका मतलब पहला। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? पहला वाला। अब ध्यान दीजिएगा एडिशनल जानकारियों की तरफ कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अदालतों की न्यायिक समीक्षा से बचाना। और 52वें संशोधन की बात करें 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को, जो दल बदल विरोधी कानून है, उसको जोड़ा गया था। और 73वें संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जो पंचायत है उसे जोड़ा गया था। और 74वें संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची नगर पालिका को जोड़ा गया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, हम सभी लोग चलेंगे। सेशन आप सभी का पहुंचा है किस नंबर पर? 11 नंबर के सवाल पर। 11 में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में किसके द्वारा की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की बात करें तो थॉमस मुनरो आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? थॉमस मुनरो आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके विषय में जानकारी अगर पाएं तो रैयतवाड़ी प्रथा जो है 1820 में थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू की गई थी। इसमें सरकार सीधे किसानों से लगान वसूल करती थी और बीच में कोई भी जमींदार नहीं होता था। स्थायी बंदोबस्त की बात करें जो जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल में शुरू की गई थी। और महालवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत यानी आधुनिक यूपी और पंजाब में शुरू की गई थी। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है 12 नंबर का। रसायन विज्ञान के अनुसार जो चींटी का डंक होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबको याद होता है, ये फार्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है। ध्यान दीजिए, फार्मिक एसिड होता है। इसी अम्ल के कारण डंक लगने पर तेज जलन और सूजन होती है। सिरके यानी कि जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध और दही में कौन सा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर कौन सा है? 13। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित है? इसकी बात कर रहा है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? लखनऊ के अंदर स्थित है। आगे देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसके अलावा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो भी लखनऊ में स्थित है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है और बरेली इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी और पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। ये सभी अनुसंधान पूछे जाते हैं। सवाल 14 है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हाल ही में 32वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बना है? यहाँ पर आप सभी का उत्तर हो जाएगा, कौन बना है भाई? स्वीडन बना है। स्वीडन बना है। नाटो का 32वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन बना है। और एडिशनल जानकारी की तरफ चलें तो ध्यान दीजिए, इससे ठीक पहले फिनलैंड जो है 31वां सदस्य बना था। और नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय। नाटो के विस्तार यानी विशेषकर यूक्रेन की संभावित सदस्यता को लेकर के ही रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा? 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है विश्व का प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर जो सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है,
किस महासागर के बेसिन में स्थित है? तो ये महासागर है कौन सा? प्रशांत महासागर। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है? प्रशांत महासागर में स्थित है। एडिशनल जानकारी की तरफ चलेंगे तो जो पैसिफिक ओशियन के किनारों पर स्थित एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र जो है वो रिंग ऑफ फायर होता है। दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। और मारियाना गर्त जो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है वो भी प्रशांत महासागर में ही है। और अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है। आगे बढ़िएगा। 16 नंबर में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 नहीं 100 उसका तीसरा भाग यानी कि 100 का तीसरा भाग ये कह रहा है। तो 100 का तीसरा भाग उसके अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक गण पूर्ति यानी कि कोरम कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम कोरम कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम कोरम होना चाहिए 1/10। यहाँ पर कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। आगे बढ़िएगा। संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा की कोई भी बैठक तभी शुरू हो सकती है जब सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 1/10वां हिस्सा उपस्थित हो। इसे ही गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोकसभा में 543 सदस्य की बैठक के लिए कम से कम 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो पीठासीन अधिकारी यानी जो अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह सदन को क्या कर दे? स्थगित कर दे। आगे बढ़िएगा। 17 नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे और 17 नंबर के सवाल को देखेंगे। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह ऐतिहासिक अधिवेशन कहां पर हुआ था? यह ऐतिहासिक अधिवेशन कहां पर हुआ था भाई? कानपुर के अंदर यह ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाता है कौन सा? डी विकल्प हो जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला जिनको कहा जाता है 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षा रही हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ध्यान दीजिएगा। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में थी। और 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी से ये परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे। सवाल आता 18 पर्यावरण विज्ञान में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर आप सभी का CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वो मुख्य तौर पर उत्तरदायी होती है। एडिशनल जानकारी की तरफ चलेंगे। और भी जानकारियां हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ओजोन परत के क्षरण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यह गैस फ्रिज और AC से निकलती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ध्यान दीजिएगा। यह सवाल पूछा जाता है कि जो ओजोन परत होती है वो कौन से मंडल में, वायुमंडल के कौन से परत में पाई जाती है? वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है जो सूर्य की किरणों से, हानिकारक किरणों से हमें क्या करती है? बचाती है। ओजोन संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सारे सवाल बड़े छोटे होते हैं लेकिन इनके गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। आगे चलिएगा। 19 में कह रहा उत्तर प्रदेश के इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध कालिंजर का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? तो राज्य के कौन से जिले में कालिंजर का किला स्थित है भाई? बांदा में स्थित है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है आप सभी का? बांदा सही होता है। ऐतिहासिक कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र बांदा में स्थित है। यह किला अपने अजेय होने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। 1545 ईस्वी में इसी किले की घेराबंदी के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र यानी तोप फटने से प्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। महोबा आल्हा उदल की वीरता और पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 20 नंबर में कह रहा है उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कांच का पुल किस स्थान पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांच का पुल कह रहा है कि कौन से जिले में बनाया गया है? तो कांच का पुल बनाया गया है चित्रकूट जो है तुलसी प्रपात जलप्रपात पर। आइए बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो है चित्रकूट के मारकुंडी वन रेंज में स्थित तुलसी जलप्रपात यानी जो सबरी जलप्रपात है ना उस पर बनाया गया है। यह पुल पर्यटकों के लिए 2024-25 में ही खोल दिया गया था। यह राज्य में इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन गया है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो सिक्किम में है। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो राजगीर में है। और चित्रकूट को भगवान राम की तपोभूमि माना जाता है। आगे बढ़िएगा 21 में। अर्थशास्त्र की शब्दावली में
जो स्टैगफ्लेशन है वो क्या अर्थ है उसका? स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप सभी का होता है कौन सा? बी विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। देखेंगे व्याख्या में, जो स्टैगफ्लेशन होता है ना, वो होता है क्या? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टेग्नेशन और इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था की वह बहुत ही खराब स्थिति है जिसमें महंगाई यानी मुद्रास्फीति भी बहुत अधिक होती है और साथ ही बेरोजगारी यानी आर्थिक ठहराव भी बहुत अधिक होता है। सामान्यतः महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी कम होती है फिलिप्स वक्र के अनुसार, लेकिन स्टैगफ्लेशन इस नियम का क्या होता है? अपवाद होता है। 1970 के दशक में तेल संकट के दौरान दुनिया ने इस स्थिति का सामना किया था। हो सकता है भविष्य में और भी सामना करना पड़ जाए क्योंकि तेल का संकट अभी उसी जैसा दिखाई पड़ रहा है। 22 की बात करें, भारत की अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन लोक चित्रकला शैली मधुबनी मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? किसकी बात कह रहा है ये? मधुबनी शैली का संबंध किससे है? तो मधुबनी शैली का संबंध किससे है भाई? बिहार से है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बिहार। देखिए, मधुबनी चित्रकला जिसे मिथिला कला भी कहा जाता है, बिहार के मिथिला क्षेत्र मुख्यतः मधुबनी जिले की एक बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके ज्यामिति पैटर्न और देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कला चिकनकारी और सांझी कला है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? वर्ली है। और राजस्थान की फाड़ चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। तो चित्रकला से सवाल बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सभी को ये याद होना चाहिए। सवाल है 23 नंबर का, भारत के भूगोल में सैंडल पीक जो है निम्नलिखित में से किसकी सबसे ऊंची चोटी है? किसकी बात कर रहा है ये? सैंडल पीक की बात कर रहा है, किसकी सबसे बड़ी चोटी है? तो यहाँ पर आप सभी का उत्तर होता है कौन सा? अंडमान निकोबार होता है आप सभी का उत्तर सही। तो देखिए, सैडल पीक जो होता है लगभग 731 मीटर, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और इसके चारों ओर पीक राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुडी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो है चोटी हो जाएगी गुरु शिखर, माउंट आबू है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर जिंधागढ़ा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है आपका कौन सा? 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी को कंठस्थ होता है, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षण और रक्षा की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। सवाल है 25। 19वीं सदी के महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? किसकी बात कह रहा है ये? दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई। तो सत्यार्थ प्रकार सबको याद होनी चाहिए। कौन सा? यहाँ पर आप सभी का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश 1875 आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रंथ है जिसे उन्होंने मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा था। उन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो ध्यान दीजिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा और शुद्धि आंदोलन ये दोनों इन्हीं से संबंधित हैं। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के मांडले जेल में लिखी गई थी। ध्यान से समझिएगा, जब बाल गंगाधर तिलक जी मांडले जेल में थे तो गीता रहस्य लिखा था। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी जिसे वंदे मातरम लिया गया है, ठीक है, उसी से। सत्य के साथ मेरे प्रयोग तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। आगे कह रहा मानव शरीर के विज्ञान के अनुसार यानी फिजियोलॉजी के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो एक मनुष्य का जो रक्त होता है स्वस्थ मनुष्य का वो हल्का क्षारीय होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 7.4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन जो है प्रोग्राम किस शहर को उसकी विश्व प्रसिद्ध कांच की चूड़ियों के लिए सुहाग नगरी कहा जाता है? कांच की चूड़ियों के लिए सुहाग नगरी कहा जाता है। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेगा कि सुहाग नगरी किसे कहा जाएगा? तो फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है या कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे,
सुहाग की नगरी कहा जाता है क्योंकि सदियों से कांच के उत्पाद और विशेषकर कांच की चूड़ियों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। कन्नौज आप सभी को पता है कि इत्र नगरी है, मुरादाबाद पीतल नगरी है और अलीगढ़ अपने तालों के लिए जाना जाता है। सवाल 28 में कह रहा वर्ष 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले फीफा पुरुष विश्व कप में इतिहास में पहली बार कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इतिहास में पहली बार 48 टीम भाग ले रही है, 48 टीम भाग ले रही है फीफा वर्ल्ड कप में। इससे मैच की संख्या बढ़कर 104 हो गई है। ध्यान दीजिएगा, इसका ऐतिहासिक फाइनल मैच अमेरिका के न्यू जर्सी में होगा और 22 का फीफा विश्व कप कतर 32 टीमों के साथ खेला गया था, जिसे अर्जेंटीना ने जीता था। आगे बढ़िएगा 29 में, भारतीय एथलेटिक के इतिहास में इस महिला धावक को पयोली एक्सप्रेस के उपनाम से भी जाना जाता है। कौन सा? पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर पीटी ऊषा हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? पीटी ऊषा आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी विकल्प की तरफ चलेंगे। पीटी ऊषा को भारत की उड़न परी, ध्यान दे समझिएगा, भारत की क्या कहा जाता है? उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। पयोली केरल में उनका जन्म स्थान है। वे वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी हैं। यह पद संभालने वाली वो पहली महिला है। असम की धावक हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है और मैरी का मुक्केबाज को मैग्निफिसेंट मैरी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और 30 नंबर का सवाल है, पर्यावरण विज्ञान में विलुप्त हो रहे जीवों और पौधों की जानकारी देने वाली प्रसिद्ध रेड डेटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? रेड डेटा बुक को कौन प्रकाशित करता है? कह रहा है कि यूएनपी या WWF या फिर आई। यहां पर आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा? IUCN। यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? IUCN। इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। रेड डेटा बुक लाल सूची दुनिया भर के संकटग्रस्त और विलुप्त होने की कगार पर खड़े जीव जंतुओं की सूची है, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN द्वारा जारी किया जाता है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी केन्या में है। और WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का प्रतीक चिन्ह विशाल पांडा है। ध्यान से समझिएगा, पांडा है, विशाल पांडा है। इस तरीके से आज की इस कड़ी में हम लोगों ने 30 सवाल जीके एंड करंट अफेयर्स के कंप्लीट कर लिए। कुल समय कितना लगा? 27 मिनट। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 30 मिनट का आनी एवरेज जो व्याख्या विश्लेषण है वो 30 मिनट तक जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करिए। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।